हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर का टॉपिक है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र और उसकी विशेषताएं। जब हम क्षेत्र कहते हैं तो अपने आप हमारे दिमाग में एक क्राइटेरिया या फिर एरिया आता है। जैसे हम लोग ऐसा उदाहरण के लिए बोल सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल। तो जब हम भारत का क्षेत्रफल कहते हैं तो कभी कश्मीर दिखाई देता है, कभी महाराष्ट्र समझ में आता है, कभी गुजरात दिखाई देता है। इस तरह से हमको अलग अलग भागों की एक संकल्पना हमारे दिमाग में आती है। और जब अर्थशास्त्र विषय कहते हैं ऐसा विज्ञान कि जिसमें हम पैसे से संबंधित चीज़ें पढ़ रहे हैं और पैसे के संकल्पना को समझते समझते हम ये समझते हैं कि अर्थव्यवस्था को किस तरह से समझा जाए। तो एक वृहद संकल्पना के साथ में आपके सामने में समष्टि अर्थशास्त्र, जिसका अर्थ ही होता है व्यापक। तो हम यहाँ पर एक संपूर्ण संकल्पना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत मात्राओं का नहीं अपितु उन मात्राओं के योग के बारे में पढ़ते हैं। उसी तरह से हम समष्टि अर्थशास्त्र को ये कह सकते हैं कि इसमें सभी आर्थिक क्रियाओं एवं घटनाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन करना। जैसे अभी वर्तमान जो समय चल रहा है, ऐसा हमेशा सुनने में आता है आप लोगों को भी कि बहुत मंदी का दौर चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, या फिर हम अधिक पैसे लेके जाते हैं और कम चीज़ें लेकर आते हैं। ये सब कुछ भी जो है वो हमारे समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण भाग है। अभी यहाँ बच्चों देखिए कि समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। जैसे हम व्यष्टि को कीमत सिद्धांत कहते हैं, उसी तरह से समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। अब आय एवं रोजगार का सिद्धांत, इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक ऐसी संकल्पना है जिसके अंतर्गत हम ये निश्चित करते हैं कि उत्पादन का जो स्तर है वो कैसा होगा या उसके कारण क्या है। कोई एक देश में बहुत अधिक पैसा है, बहुत संपन्नता है, और किसी एक देश में नहीं है। उनका जो समग्र मांग और समग्र पूर्ति के साथ में जो उनका संतुलन है वो इस पर निर्भर करता है। उसी तरह से व्यापार का पूरा चक्र भी आय के सिद्धांत के अंतर्गत ही उसका हिस्सा है। यह जो सिद्धांत है वो ये भी बताता है कि मध्य पारस्परिक संबंध का निरीक्षण कैसे कर सकते हैं, इन परिवर्तनों को हम इन समस्याओं को सुलझा कैसे सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक परिवार के आय के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, वो सोचता है कि एक परिवार किस तरह से आय कमा सकता है। तो यहाँ पर ये सोचा जाता है कि पूरा जो देश है वो किस तरह से संपन्नता प्राप्त कर सकता है, वो चहुमुखी या आर्थिक विकास कर सकता है। आर्थिक विकास का अर्थ यदि आप ये समझ के चलते हैं तो वो भी सही है। आप सोचते हैं पैसों के बारे में, बिल्कुल सही है। आप इसी दृष्टिकोण से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आप उस संकल्पना को जिस तरह से जोड़े रखेंगे आपको वो समझते चला जाएगा। उसका दूसरा जो पॉइंट है या अध्ययन का जो क्षेत्र है वो है सामान्य कीमत स्तर एवं स्फीति का सिद्धांत। ये बताता है कि किसी भी घटना के अंतर्गत मुद्रा जो है, यानी आप जिसे पैसा कहते हैं, उस पैसा या मुद्रा से संबंधित विश्वव्यापी प्रभाव जो होता है उसका ये क्षेत्र है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र में हम कीमत स्तर का निर्धारण तो करते ही हैं, लेकिन उसका उतार चढ़ाव कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। आप न्यूज़ चैनल के किसी भी एक इकोनॉमिक चैनल को खोल कर बैठ जाइए, आप देखेंगे कि उसमें जो भी बताया जा रहा है वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ सामान्य कीमत स्तर या स्फीति के सिद्धांत के अंतर्गत है। यानी समष्टि अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण है वो आपको यहाँ पर समझने में मिल सकता है। सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति, जैसा कि मैंने बताया, पैसे की कमी होना वो कहलाता है मुद्रा की अपस्फीति, और अगर पैसा ज़्यादा है मार्केट में और चीज़ें कम मिल रही हैं वो मुद्रा की स्फीति कहलाता है। इस तरह से दो उसके भाग हम कर सकते हैं। उसके अलावा जो उसके बारे में बताया गया है कि ये बताता है कि किसी देश की वृद्धि व विकास के सिद्धांत के बारे में। यानी समष्टि अर्थशास्त्र किसी देश के किस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से उसकी तरक्की हो रही है। गरीब देश है तो वो उसका जो सारा, जैसे हम लोग जानते हैं पंचवर्षीय योजना आपने सुनी होगी। पंचवर्षीय योजनाओं के चलते बहुत सारी उपाय योजना की गई, अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सालों में अलग अलग चीज़ें बताई गई। तो ये सब कुछ भी किसका भाग है? समष्टि अर्थशास्त्र का भाग है।
ये बताता है कि आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत विकसित देशों में बढ़ती हुई क्षमताओं को पूरा करने के लिए है, और जो अल्प विकसित या निधन देश है वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। लोगों को खाना मिल जाए, लोगों को पानी मिल जाए, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, इस ओर उनका विकास का दृष्टिकोण कार्य करता है। तो यहाँ पर ये 2 भागों में अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। उसके बाद वितरण का समष्टि सिद्धांत। वितरण का समष्टि सिद्धांत बताता है कि अर्थशास्त्र जो है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, जैसे कि श्रमिक, पूंजीपति, ये 2 वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग। समष्टि अर्थशास्त्र पूंजीगत जो हिस्सा है, या इसको ये बता सकता है कि उसका वितरण कैसे करते हैं। रिकार्डो, कार्ल मार्क्स, ये सभी ने प्रतिपादित किया है कि सामाजिक वर्गों के सापेक्ष हिस्से का निर्धारण करते समय हम किस तरह से वेतन और मजदूरी को हम निर्धारित करें कि वो उसका जो नियंत्रण है वो पूरे देश को विकसित करने के लिए हो सके। यानी हम जब देश को विकसित या उसके विकास का दृष्टिकोण जब अपना के चलना शुरू करते हैं तो उस समय ये सारी नीतियाँ सही ढंग से कार्य करने की शुरुआत करती हैं। तो इस तरह से ये एक दृष्टिकोण भी है। इसका जो आगे का हिस्सा है वो है समष्टि अर्थशास्त्र का समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या बताती हैं? समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बताती हैं कि ये वो सभी रूप हैं जिनके द्वारा या जिनकी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से देश या समाज का विकास हमारे लिए समष्टि अर्थशास्त्र करके देता है। जैसे कि औसतों व योगों का अध्ययन, इसका जो पहला पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं का, वो बताता है कि औसतों व योगों का अध्ययन करता है। द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि विशाल औसतों व योगों का अध्ययन करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि किसी देश का राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, कुल निवेश, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर, ये सभी औसतों व योगों का अध्ययन है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम ये समझते हैं कि किस तरह से औसतों और योगों का अध्ययन किया जा सके। उसके बाद आगे का जो है वो पॉइंट है ढेलेदार विधि या स्थूल विधि। इसको हम लुम्पिंग मेथड भी कहते हैं। लुम्पिंग मेथड का मतलब है कि हम इसमें ये देखते हैं कि इसकी समग्र मांग पूर्ति या राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत समुच्चयात्मक ढंग से उसको पढ़ना, ग्रुप वाइज पढ़ना, यानी समूह के रूप में पढ़ने की शुरुआत करना, ये भी समष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सामान्य संतुलन की विशेषताएं हैं, यानी कि हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न कारकों का, फलनों का, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इंग्लिश में ऐसा बोला गया है कि एवरीथिंग एल्स डिपेंड्स अपॉन द एवरीथिंग एल्स, यानी कि सभी बातें अन्य सभी बातों पर निर्भर होती हैं। सभी बातें अन्य सभी बातों पर निर्भर होती है। इसका मतलब है कि अध्ययन करते समय आप इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि बाकी की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो बाकी की सारी क्रियाएं हैं, वो किस तरह से कार्य कर रही हैं। उदाहरण के लिए यदि हम ये सोचते हैं कि किसी देश में अभी जैसे वर्तमान की परिस्थिति है, कहीं आपको सुनने में आ रहा है कोरोना है, कहीं आप सुन रहे हैं कि देश में वॉर कंडीशंस डिपेंड हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, तो ये जो निर्भरता दिखाई दे रही है, सभी इस पर नज़र टिका के क्यों बैठते हैं? वो इसलिए बैठते हैं कि उनको पता होता है कि ये सभी हमारे जेब से संबंधित हैं। किसी देश में युद्ध होना कभी भी अच्छा नहीं माना जा सकता, किसी देश में महामारी का आना कभी भी अच्छा नहीं माना जा सकता। ये सभी हमारे देश की परिस्थितियों को क्या करते हैं? बिगाड़ सकते हैं, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को खराब कर सकते हैं। तो ये ही दृष्टिकोण जो है वो हमको क्या बताता है? समष्टि अर्थशास्त्र बताता है कि पैसे को उस तरह से समझिए कि वो आपके जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आय विश्लेषण, आय व रोजगार का सिद्धांत है ही समष्टि अर्थशास्त्र। ये भी बताता है कि राष्ट्रीय आय में किस तरह से हम होने वाले उतार चढ़ाव को दीर्घकाल की परिस्थितियों में अपनी राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में लगा सकते हैं। किस तरह से हम अपनी राष्ट्रीय आय को बढ़ाएं। राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। उसमें बजट है, उसमें मुद्रा है, उसमें देश में होने वाली शांति है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर निर्भर करती हैं। उसके बाद नीति प्रधान होना, द पॉलिसी ओरिएंटेड, यानी कि आपके पास में जो अर्थव्यवस्था है उसको मंदी की अवस्था से उबारने के लिए समुचित आर्थिक नीतियों के निर्माण करते समय समष्टि आर्थिक विश्लेषण सहायता करता है। आप साइंस पढ़ते हैं, साइंस में नियम बना दिए गए हैं, ये ऐसा ही होगा, कभी कभी बदल जाता है। उसी तरह से जो अर्थशास्त्र है वो भी एक साइंस है और उसमें भी कुछ बदलाव होते रहते हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और उस पॉलिसीज़ को हम लोग सामान्य लोगों पर या देश पर उसको
लाया जाता है। तो ये भी एक विशेषता है समष्टि अर्थशास्त्र की। आप बच्चों जब आपने अंतर्स्पष्ट पढ़ा होगा तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत सीमित है, उसको समझना बहुत आसान है। समष्टि अर्थशास्त्र को समझना कठिन नहीं है, लेकिन उसका अभ्यास करना आवश्यक है। आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन सभी पॉइंटों को बार बार समझें, उनके जो क्लिष्ट शब्द हैं उनको बार बार पढ़ें। इसके बाद गतिशील विज्ञान है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है। इट्स अ डायनेमिक साइंस। इसका मतलब उसका स्वभाव जो है परिवर्तन करने का है, दीर्घकाल में वो निश्चित रूप से बदलेगा। परस्पर निर्भरता होती है। द इंटरडिफेंस, इसका मतलब है आय, उत्पादन, रोजगार, निवेश, मूल्य स्तर, इन सभी चीज़ों की परस्पर निर्भरता के ऊपर ये निर्भर करता है। उदाहरण के लिए निवेश स्तर में परिवर्तन कैसे होता है, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार किस प्रकार परिवर्तन होगा, ये सभी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें और सामान्य रूप से, यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ इन पॉइंट्स को हम एक बार वापस रिवाइज करें, तो आप सभी जो पॉइंट्स है उसका एक आप पूरा ओवरऑल अगर उसका निकालने जाएंगे, जिसको हम लोग सारांश कहते हैं, तो सारांश से इतना है कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यापकता के साथ में किसी देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। उसके क्या महत्व है ये अगले लेक्चर में हम लोग जरूर देखेंगे।